अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल का हमारा जो टॉपिक था वो सेक्शन 80 to 90 प्रोसेस फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसके सारे प्रोसेस को हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा डिफॉल्टर के अगेंस्ट जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, और ऑनवर्ड 10 प्रोविजंस हैं जो अल्टरनेट प्रोसीजर हमें देती हैं कि अगर एक प्रोसीजर से या एक स्टेप लेने से वो लैंड रेवेन्यू रिकवर नहीं होता तो फिर डिफॉल्टर के अगेंस्ट और कौन सा स्टेप लिया जाएगा। डिफॉल्टर में दो लोग आते हैं, एक जो कि लायबल टू पे लैंड रेवेन्यू है, वो लैंड ऑनर भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। सेकंडली, डिफॉल्टर में एक पर्सन आता है जो कि उस लैंड ऑनर या लैंडलॉर्ड की श्योरिटी देता है कि अगर इसने पे ना किए तो मैं पे करूंगा, यानी जमानत देता है। तो बोथ लैंड ऑनर एंड श्योरिटी कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ डिफॉल्टर। अच्छा आमना, आप एक और क्वेश्चन बताइए कि after how many days after how many days a notice of demand under section 81 comma the revenue officer have authority to arrest and detain the person या डिफॉल्टर। 30 days। 20 डेज। सेक्शन 82 में हमने पढ़ा था कि अगर 20 डेज नोटिस ऑफ डिमांड के बाद भी वो पे नहीं करता तो फिर उसको उसका वारंट निकाला जा सकता है अरेस्ट के लिए। चले नेक्स्ट एक, अब ये बताइए कि फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर्स ए कलेक्टर मे डिटेन द डिफॉल्टर इन सिविल जेल फॉर हाउ मेनी डेज। 15। से दोबारा पूछिएगा। फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर्स द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मे डिटेन द डिफॉल्टर इन सिविल जेल फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये 30 days के लिए होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the collector of a district for the recovery of land revenue areas can attach the property for how much years? अटैचमेंट कितने सर साल के लिए? मैक्सिमम 10। ओके। सर मैक्सिमम 10 years की होती है। एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग वो कितने टाइम सर के लिए? मिनिमम 10 years की। जी जी। ट्रांसफर ऑफ सर होल्डिंग कितने? ट्रांसफर होल्डिंग सर 3 month। नहीं नहीं, 3 मंथ तो नहीं, 15 ईयर्स थी ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग सर 15 years। ट्रांसफर होल्डिंग 15 साल, 15 ईयर्स। अटैचमेंट 10 ईयर्स ओके सर। एटलीस्ट। और अनलमेंट कितने साल के लिए हो सकती है? ओ सॉरी, अटैचमेंट 5 ईयर्स के लिए हो सकती है, मैं वो मिस कर गया। अनलमेंट ऑफ असेसमेंट कितने साल के लिए हो सकती है? 10 ईयर्स के लिए। इन तीनों को याद रख लें यस। कि ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग 15 ईयर्स, अटैचमेंट 5 ईयर्स और अनलमेंट 10 ईयर्स। हाँ, एक रेमेडीज में से बताएं कि पर्सन या डिफॉल्टर डिफॉल्टर हु डिनाइज हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर हैज ए रेमेडी टू अप्रोच। ऑप्शन वन, रेवेन्यू कोड। ऑप्शन टू, रेवेन्यू ऑफिसर। ऑप्शन थ्री, सिविल कोड। और ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस। सर सिविल कोर्ट। ओके। 91 का सबसेक्शन 2, उसमें ये एमसीक्यू बनता। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक वो है प्रोसीजर इन सेल्स, कि जो सेल की जाएगी इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसको डील करता है 92 से ऑनवर्ड सेक्शंस। 92 फर्स्ट है सेक्शन, जो पहला स्टेप है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। कि जब भी रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई सेल करनी है, कलेक्टर ने करनी है, तो उसका पहले प्रोक्लेमेशन दी जाएगी, इश्तिहार दिया जाएगा। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी उसको हम रीड करते हैं। ऑन द रिसीट ऑफ सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू द सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द कलेक्टर शैल इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इंटेंडेड सेल। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सेल को
सैंक्शन कर देगा कि इसका सेल कर दें आप, तो कलेक्टर जो है वो प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी प्रोक्लेमेशन में? डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, तीन चीज़ें ये। द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, एंड इफ इट इज ए होल्डिंग द लैंड रेवेन्यू असेस्ड देयरऑन और पेएबल इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। प्रॉपर्टी के बारे में, उस पोजेशन का, और उस पे जितना लैंड रेवेन्यू है उसकी सारी डिटेल होगी। क्लॉज सी, इफ द प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एरियर ड्यू इन रिस्पेक्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आदि। जी। If the property is to be sold for recovery of an area due in respect thereof, the encumbrance, grants, or contracts, if any, served by the orders of Commissioner under Clause B, subsection 2 of Section 89. Clause D, if property is to be sold otherwise than for recovery of an area due in respect thereof of any encumbrance, grant, or contract to which the property is known to be liable, the amount for the recovery of which is sale is ordered. इसका मतलब ये है कि टाइम, डेट और प्लेस वो स्पेसिफाई करेंगे, प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे, पोजेशन का उसमें लिखा होगा कि पोजेशन कौन से खसरा नंबर में है, लैंड रेवेन्यू की कितनी अमाउंट बकाया है, और उस प्रॉपर्टी पे कोई और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनकम्बरेंस है, कोई ग्रांट है या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे उसकी डिटेल होगी। और उसकी इजाज़त फिर कमिश्नर से ली जाएगी कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रांट्स को भी साथ ही सर्व किया जाएगा सेल के। एंड प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड अदरवाइज, अगर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू के अलावा प्रॉपर्टी वो बेचेंगे, तो विच द प्रॉपर्टी इज नोन टू बी लायबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। अगर लैंड रेवेन्यू के अलावा वो बेच रहे हैं रिकवरी के लिए, नहीं बेच रहे, और कोई और मकसद है, जैसे इनकम्बरेंस है, ग्रांट है, और किसी कोई कंट्रैक्ट है उसके अंदर बेची जा रही, तो वो भी स्पेसिफाई करेंगे। और अमाउंट जो रिकवर होनी है सेल से, वो भी लिखेंगे उसमें, जो ऑर्डर हुई है कि इतनी अमाउंट रिकवर करनी है। Subsection 2, the place of sale specified under Clause A of Subsection 1 shall be either the office of collector or some other placeman appointed by the collector in this behalf and situate in or near the property to be sold. अब इस पूरे सेक्शन को मैं लास्ट में एमसीक्यूज एक ही बनता है, लेकिन स्टार्ट में ही बता सकता था कि ये एमसीक्यूज है। लेकिन अगर पूरे सेक्शन की समझ ना आती तो इसका मतलब सही समझ ना आता। अब इसका एमसीक्यू ये बनता है कि फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, हु विल अपॉइंट या हु विल डिटरमन द प्लेस ऑफ सेल। बस इसमें एक है, इसको हाईलाइट कर लें। इसका टाइटल प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, द प्लेस ऑफ सेल, सबसेक्शन 2 में फर्स्ट थ्री वर्ड प्लेस ऑफ सेल स्पेसिफाइड, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द कलेक्टर, अपॉइंटेड बाय द कलेक्टर, इसको हाईलाइट कर लें। एक एमसीक्यू इसमें से बनता है 92 में से, कि कलेक्टर जिस प्लेस को स्पेसिफाई करेगा सेल के लिए, कि मेरे ऑफिस में सेल होगी यहाँ, यानी वो बिड लगाई जाएगी, या हम मौके पे जाके जहाँ पोजेशन है लैंड का वहाँ जाके इसकी ऑक्शन करेंगे या इसको बेचेंगे, जो भी वो प्लेस स्पेसिफाई करे, वो पावर किसकी है? कलेक्टर की। कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कलेक्टर दो होते हैं, एक फुल कलेक्टर डीसी जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, एक होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी वो पावर उसकी डीसी के बराबर है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसकी कम होती है, उसको भी कलेक्टर कहते हैं। उन दोनों में से आ सकता है कोई भी, लेकिन होगा वो कलेक्टर, आपने नाम कलेक्टर याद रखना है। सेक्शन 93, इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनको कौन सी इंडेमनिटी हासिल है प्रोक्लेमेशन में। रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉट बी आंसरेबल फॉर एनी एरर, मिस स्टेटमेंट और omission इन प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 92 अनलेस द सेम हैज बीन कमिटेड और मेड डिसऑनेस्टली। ठीक है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं बनता। 94, publication of proclamation, a copy of proclamation shall be served on the defaulter first, यानी कॉपी जो प्रोक्लेमेशन की है उसको सबसे पहले इतला किसको दी जाएगी? डिफॉल्टर को। सेकंड, अफिक्स इन कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ तहसीलदार ऑफ द तहसील, एक तहसीलदार के ऑफिस के सामने वो पेस्ट की जाएगी। In which the property to be sold is situate and shall also be posted in the office of collector, थर्ड कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर के सामने वहां लगाई जाएगी, जो प्रोक्लेमेशन होगी, इश्तिहार होगा जमीन को बेचने का।
The proclamation shall further be published in the manner prescribed in section 26 in such other manner as the collector thinks expedient। और जो प्रोक्लेमेशन का और तरीकाकार है, यानी अखबार में पब्लिश करवाया जाए, जो सेक्शन 26 में लिखा गया है, तो वो भी अपनाया जाएगा। और सेक्शन 26 में बीट ऑफ ड्रम और जो कोई रिवायती तरीकाकार है उसको भी अपनाया जा सकता है। Subsection 3, a copy of proclamation may also be posted in office of union administration within the area of which property to be sold। और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है, यूनियन काउंसिल जिसे हम कहते हैं, तो उस ऑफिस के सामने भी वो इश्तिहार का जो पेपर है वो पोस्ट किया जाएगा। इसमें एमसीक्यू ये बनेगा कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन shall be posted at semicolon option 1 conspicuous part of the office of Tehsildar, second option outside the office of collector, third option in the office of union administration, fourth option all of these। तो पब्लिकेशन जहां भी आएगी, प्रोक्लेमेशन से क्लियर है कि वाज़ेह इख्तियार है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं होना, जो भी स्पेसिस दी होंगी सब पे ऑल ऑफ दीज होगा। वो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज होगा कि कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन जो है वो तहसीलदार के ऑफिस के सामने भी लगाई जाएगी, डिफाल्टर के घर के सामने भी लगाई जाएगी, और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर भी, और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर भी। ये चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। और सर ये चारों, मतलब ये जो चारों तरीकाकार बताए गए हैं, ये चारों एट अ टाइम अप्लाई होंगे या उनमें से कोई एक स्पेसिफिक, मतलब एक अप्लाई होगा, अगर उस पर अमल ना हो तो फिर दूसरा होगा? जी एट ए टाइम होंगे सारे। ठीक है। यानी वो इश्तिहार जब निकालेंगे अखबार में भी देंगे, तहसीलदार के ऑफिस के सामने भी लगाएंगे, कलेक्टर के ऑफिस के सामने भी, और डिफाल्टर के घर के सामने भी। ये एट ए टाइम होंगे। इसका एक नहीं है कि एक तरीका कर लें और फिर दूसरा करें, ऐसा नहीं है। ओके प्रोक्लेमेशन सर। हमेशा वो ओपन होती है। 95, टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल। इसका पहले मैं पूरे टॉपिक का एक आपको ऐसे आइडिया ही बता देता हूँ कि जब रिकवरी नहीं हुई और रिकवरी में एक सेल का ऑप्शन मौजूद था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर में, तो सेल के लिए सबसे पहले वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखेंगे कि हम ये ज़मीन इनकी बेचना चाहते हैं, ये लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी इजाज़त दे देगा जी बेच लें। तो डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका प्रोक्लेमेशन निकालेगा कि इस डेट को हम इसको सेल कर रहे हैं। 30 दिन तक उसको सेल नहीं करेंगे, उसको टाइम देंगे डिफाल्टर को कि वो अमाउंट पे कर दे। अगर वो 30 दिन के अंदर अमाउंट पे नहीं करता, तो जो प्रोक्लेमेशन की उसकी चारों कापीज वो पेस्ट करवाएंगे तहसीलदार, जो तहसील में वो प्रॉपर्टी है, तहसीलदार के ऑफिस और डिफाल्टर के घर के बाहर, कलेक्टर के घर के बाहर और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर। 30 दिन बाद वो जहाँ उन्होंने टाइम रखा होगा और जो प्लेस रखी होगी सेल के लिए, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ लोगों को इनवाइट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं और जो कोई कीमत पे खरीदना चाहता है खरीदे। उसमें जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो हाईएस्ट कीमत लगाएगा, उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। और जो बंदा बिड लगाएगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको कहेगा कि 1/4 यानी 25% जो टोटल अमाउंट की है वो तो अभी पे करो। यानी उसने 10 लाख अगर रेट लगाया एक ज़मीन का, तो उसमें उसे कहेंगे कि 2.5 लाख तो अभी पे करो, जो 1/4 है। और बाकी जो अमाउंट है वो विद इन 13 डेज, 13 दिन के अंदर अंदर उसे पे करनी होगी। और फिर वो उसको जो इंतकाल है वो उसका करवा देंगे, यानी मलकियत ऑनरशिप ट्रांसफर करवा देंगे। यहाँ जाके सेल कंप्लीट हो जाएगी। और इसको हम अब सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं। सेक्शन 95 है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल। इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू बनेगा। हु विल, सॉरी दो बनेंगे। हु विल फिक्स द टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन करेगा? कलेक्टर, सबसे आखिर में लिखा हुआ। अच्छा, एक सेकंड एमसीक्यू ये है कि सेल फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू shall not take place on ऑप्शन 1 फ्राइडे, ऑप्शन 2 हॉलीडे, ऑप्शन 3 नन ऑफ दीज, और ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी। तो इसके ऑप्शन है बोथ बे ए एंड बी। इसमें उन्होंने दिया गया है द सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन फ्राइडे और अदर हॉलीडे और टिल आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ एट लीस्ट 30 days ऑफ द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन वाज पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर।
अब इसकी सब सेक्शन 1 जो है, फर्स्ट लाइन हाईलाइट करें, द सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन फ्राइडे एंड अदर हॉलीडे। एक एमसीक्यू तो हो गया यहाँ तक। सेकंड एमसीक्यू कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ स्पेस आ जाएगी, from the date on which the copy of proclamation was posted in the office of the collector, the sale will be conducted, the sale shall be conducted, क्वेश्चन मार्क होगा, और जो ये स्पेस है इसके ऑप्शन आ जाएंगे कि जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन हो गई उससे कितने दिन बाद सेल कंडक्ट की जाएगी। ऑप्शन होंगे 20 डेज, 30 डेज, 15 डेज और 10 डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 डेज। इसको हाईलाइट कर लें। आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ 30 डेज from the date on which copy of proclamation was posted in the office of collector, और sale shall not take place। इसका क्वेश्चन एक ही है, और ये छुट्टी वाले 2 दिन और ये डेज जितने हैं एटलीस्ट 30 डेज। अब ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि सेल एक तो फ्राइडे और किसी और छुट्टी वाले दिन नहीं हो सकती। जैसे 9 नवंबर की छुट्टी हो, 25 दिसंबर की हो या संडे हो, तो उस दिन सेल का दिन नहीं रखा जा सकता, वर्किंग डेज में होगी। और कितने दिन प्रोक्लेमेशन जब उन्होंने दी, तो प्रोक्लेमेशन के कितने दिन बाद सेल कर सकेंगे? 30 डेज, 30 दिन, पूरा एक महीना। ये दो एमसीक्यू इस सबसेक्शन 1 से बनते हैं। सबसेक्शन 2, द सेल शैल बी पब्लिकेशन एंड शैल बी कंडक्टेड ईदर बाय द कलेक्टर इन पर्सन और बाय रेवेन्यू ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। अब इसका एमसीक्यू ये बनेगा, द सेल शैल बी बाय पब्लिकेशन एंड शैल बी कंडक्टेड बाय, ठीक है। उसका क्वेश्चन रिफ्रेज भी हो सकता है कि अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट द सेल शैल बी कंडक्टेड बाय। कौन सेल कंडक्ट करेगा? ऑप्शन 1 कलेक्टर, ऑप्शन 2 रेवेन्यू ऑफिसर, ऑप्शन 3 पटवारी, और ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है कि कलेक्टर भी सेल कर सकता है और रेवेन्यू ऑफिसर भी। इसको हाईलाइट कर लें आप, इस लाइन को, दोनों लाइंस को। इस सेक्शन में 3 एमसीक्यूज मौजूद है। 96, सेक्शन 96, इनके नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर नहीं आएंगे। जो मैंने ऊपर बताया हूँ पहले, जैसे सेक्शन 80 था, वो आएगा कि प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियाज की प्रोविजन कौन सी है, सेक्शन 80। और नोटिस ऑफ डिमांड फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 81। थर्ड है कि डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको कौन सा सेक्शन डील करता है फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, 82। वो 3 सेक्शन जरूर याद रखने हैं नंबर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 96, पावर टू पोस्टपोन सेल। द कलेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन द सेल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। हाईलाइट करें, एमसीक्यू बनेगा कि हु कैन पोस्टपोन द सेल अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। ऑप्शन 1 होगा तहसीलदार, ऑप्शन 2 रेवेन्यू ऑफिसर, ऑप्शन सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होगा ऑप्शन इसका, ये कभी भी नहीं आ सकता इसमें। ऑप्शन 1 तहसीलदार, ऑप्शन 2 कानून गो, ऑप्शन 3 जो है वो आ जाएगा पटवारी, और ऑप्शन 4 कलेक्टर। या पटवारी की जगह वो कमिश्नर भी डाल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है कलेक्टर। कलेक्टर मेट फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन द सेल। इसको हाईलाइट कर ले। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। चले, यस सर। सेक्शन 97, स्टे ऑफ सेल। सेल की जो सेल है, जो चल रही है और उसका प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उसका स्टे कब हो सकता है? इफ एट एनी टाइम बिफोर द बिडिंग एट एन ऑक्शन इज कंप्लीटेड, द डिफॉल्टर और एन एनी अदर पर्सन। अब इसको तो पहले पहली लाइन को समझ लेना कि जहां बिड होनी है और उस बिड और ऑक्शन के कंप्लीट होने से पहले, बिफोर द बिडिंग एट एन ऑक्शन इज कंप्लीटेड, कि जब वो कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले, द डिफॉल्टर जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, और एनी अदर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उन्होंने यहाँ अदर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर उन्होंने सेक्शन जो 92 था उसमें बताया कि लैंड लैंड रेवेन्यू एरियर की रिकवरी के अलावा भी सेल की जा सकती है। किन सूरतों में? कोई इनकम्बरेंस हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई कमिश्नर की तरफ से ग्रांट हो। तो उस
तीन प्रोसेस के अंदर जब सेल होगी तो इस उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। अदर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द लैंड or in immovable property pays the area in respect of which the property has been proclaimed for sale, जिसकी सेल के लिए इश्तिहार दिया गया जिस प्रॉपर्टी की, together with the costs incurred for the recovery thereof to the officer conducting the sale or prove the satisfaction of that officer, he has already paid the same either at the place and in manner prescribed under section 76 or into government treasury the sale shall be state। अब इसको आप हाईलाइट करें जी, दी डिफॉल्टर वर्ड, दी डिफॉल्टर पूरा और एनी अदर पर्सन यहां तक हाईलाइट कर लें। और थर्ड लाइन में पेज द एरियर, और सॉरी सब जो फर्स्ट लाइन है उसमें बिफोर द बिडिंग एंड ऑक्शन इज कंप्लीटेड ये भी हाईलाइट कर लें। इफ एट एनी टाइम बिफोर द बिडिंग एट एन ऑक्शन इज कंप्लीटेड द डिफॉल्टर और द अदर पर्सन, यहां तक पूरा। थर्ड लाइन में पेज द एरियर, स्टार्ट में है पेज द एरियर, और फिर लास्ट वर्ड हाईलाइट करें, द सेल शैल बी स्टेड, कि जब सेल कंप्लीट होने से पहले, ऑक्शन कंप्लीट होने से पहले जब भी वो डिफॉल्टर अमाउंट पे कर देता है लैंड रेवेन्यू की, तो वो सेल का प्रोसेस रोक दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा। ये इसका एमसीक्यू है। एमसीक्यू यही बनेगा, इफ एट एनी टाइम बिफोर द बिडिंग एंड एन ऑक्शन इज कंप्लीटेड द डिफॉल्टर पेज द रेवेन्यू द सेल, और आगे आ जाएगा कोमा। ऑप्शन होंगे मे बी स्टेट, ऑप्शन सेकंड शैल बी स्टेट, ऑप्शन थ्री शैल बी सेल्ड, आगे सेल्ड आ जाएगा, स्टेट नहीं आएगा, सेल्ड। तो ऑप्शन फोर नॉन ऑफ दिस, एक मे बी स्टेट, शैल बी स्टेट और शैल बी सेल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, शैल बी स्टेड, कि स्टे कर दी जाएगी वो सेल 97 में। नेक्स्ट हमारा 90, इसकी समझ आ गई इसकी 97 की। 98 deposit by purchaser in case of sale of immovable Yes, sir. property. When the highest bid at an auction has been ascertained, the person who made that bid shall, on requisition of officer conducting the sale, pay to that officer a deposit of 25% on the amount of his bid, and on payment thereof be declared to be purchaser subject to exercise of any right of preemption under the law in force for the time being। हाईलाइट कर लें, when the highest bid at an auction has been ascertained, first line the person who made the bid shall, यहां तक पहली पूरी लाइन, when the highest bid at an auction has been ascertained the person who made the bid shall, और थर्ड लाइन का लास्ट से पे टू द रेवेन्यू ऑफिसर ए डिपॉजिट ऑफ, यहां तक डिपॉजिट ऑफ के आगे कोमा, और इसके ऑप्शन होंगे 50%, 100%, 75%, 25%। तो इसका ऑप्शन होगा 25%। और ये ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं वो, कि 1/3, 1/2, 1/4 और नन ऑफ दीज। तो उसका 1/4 भी यही सेम होगा, 25 के साथ लिख लें 1/4, कि अगर उसने जितना बिड लगाई, जितनी उसकी प्राइस कीमत लगाई, उसका 1/4 या 25% वो पे करेगा मौके पे ही, वहीं पे रेवेन्यू ऑफिसर को। 99 है कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलर टू पे डिपॉजिट, कि अगर वो जो हाईएस्ट बिडर है वो डिपॉजिट नहीं करता तो फिर कंसिक्वेंस क्या होंगे। इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड फेल्स टू पे द डिपॉजिट, यहां तक ये हाईलाइट कर लें पूरी पहली लाइन, इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड फेल्स टू पे द डिपॉजिट। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चले अब आ रही है क्लियर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। जी मैं नेट ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट ठहर जाइए। हाँ, सर दोबारा बोलिए। सेक्शन 99 कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलर टू पे डिपॉजिट, अगर जिस बंदे ने हाईएस्ट बिड लगाई
उसने डिपॉजिट जो है वो पे करना था, अमाउंट 1/4 उसने पे नहीं की, तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? एक मिनट। फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लें 99 की। इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड फेल्स टू पे द डिपॉजिट, द प्रॉपर्टी, यहाँ तक ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पैसे। शेल forthwith be put to auction again and sold, and all expenses attending the first sale and the deficiency of price, if any, which may happen on resale, may be recovered from him by the collector as if the same were in land area of land revenue। अगर जो बंदा जिसने हाईएस्ट बिड लगाई उसने अपना टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो फिर उसका प्रोसेस होगा कि वो प्रॉपर्टी रीसेल कर दी जाए। लेकिन अगर रीसेल में वो उस हाईएस्ट बिड से कम कीमत पे बिकती है, जैसे पहले 100 रुपये पे बिक रही थी, अब बिक जाए वो 80 रुपीज़ की रीसेल में, तो जो 20 रुपये का नुकसान गवर्नमेंट को आया, तो वो किससे रिकवर किया जाएगा? वो उस पर्सन से जिसने डिपॉजिट नहीं करवाया। 20 रुपये वो, और जो पहली ऑक्शन या सेल पे जो एक्सपेंस हुए थे वो भी सारे। यानी 20 रुपये अगर एक्सपेंसिस हो गए, खर्चा हो गया उसको सेल करने पे, और 20 रुपये कम कीमत मिली दोबारा सेल करने पे, तो 40 रुपये जो बच गए वो उसी पर्सन से रिकवर किए जाएंगे जो फर्स्ट बिडर था। तो कैसे रिकवर किए जाएंगे? लास्ट लाइन में है, द कलेक्टर एज इफ द सेम वर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू समझ के उससे रिकवर किए जाएंगे। एमसीक्यू इसका एक बनता है, फर्स्ट लाइन जो पहले हाईलाइट करवा दी। इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिडर फेल टू पे द डिपॉजिट, द प्रॉपर्टी, कोमा, मे बी सेल्ड, shall be sold, shall not be sold, और none of these। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है shall be sold। टू पुट एन ऑप्शन अगेन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, shall be sold वाला है। यहाँ तक shall be sold, may not, may be sold, may not be sold, और shall not be sold। एक shall not के साथ ऑप्शन आ जाएगा, एक may not के साथ आ जाएगा, एक shall sold, shall be sold और may be sold, ये चारों ऑप्शन आ सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा shall be sold। ये मे shall के बड़े ऑप्शन आते हैं लॉ में। और दोबारा प्लीज रीज्वाइन करें आप।